हेलो बच्चों। अपने आज के लेक्चर में हम देखते हैं वोबल हाइपोथेसिस, जो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें जेनेटिक कोड की, तो जेनेटिक कोड के हमने बहुत सारे फीचर्स देखे थे और उस बहुत सारे फीचर्स में से एक फीचर था डीजेनरेसी। ठीक है, तो डीजेनरेसी हम किसे बोल रहे हैं कि अगर कोई एक सिंगल अमाइनो एसिड जो है वो बहुत सारे कोडॉन से कोड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। ठीक है, अब देखो, यही डीजेनरेसी वाला कॉन्सेप्ट है जिसे ही हम आगे मॉडिफाई करके बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा, वहीं पे मैंने एक टर्म बताया था, वोबली बेस। ठीक है, वोबली बेस हम किसे बोल रहे थे, किसी भी जेनेटिक कोडॉन में, किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो लास्ट ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वोबल बेस। ठीक है, आगे बात समझ। तो वोबल हाइपोथेसिस जो है ये भी किसी जेनेटिक कोडॉन के थर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही रेफर करता है। ठीक है, आगे की बात समझ। वोबल हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब क्या है कि जितने भी जेनेटिक कोडॉन होंगे उन सभी जेनेटिक कोडॉन का जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, जनरली उसी को हम क्या बोलते हैं, वोबली बेस। और यही वोबली बेस है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वोबल हाइपोथेसिस। ठीक है, आगे की बात समझ। अब देखो, क्या है एक्चुअली में वोबल हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब है कि मान लो जैसे कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो बहुत सारे कोडॉन से कोड हो रहा है। ठीक है, तो अब जो बहुत सारे कोडॉन है वो जो है डिफर कहां करेंगे, इस थर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। ठीक है, डिफर कहां करेंगे, इस थर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कोडॉन है ए ए जी। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ए ए जी है, ठीक है, ये जनरली दो कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। कौन कौन सा, यू 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 और यू यू सी। ठीक है, इसने क्या किया, जनरली दो कोडॉन को रिकॉग्नाइज किया। अब देखो, अब ये जो दो कोडॉन हैं, ठीक है, ये जो डिफर कहां कर रहे हैं, अपने थर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। ठीक है, अब ये जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाला फीचर है इसे हम जनरली क्या बोल रहे हैं, वोबल हाइपोथेसिस। ठीक है, आगे बात करना। अब देखो, अब ये जो दोनों कोडॉन हैं ये जनरली कोड किसको करते हैं, एक ही अमाइनो एसिड को। कौन से अमाइनो एसिड को, फिनाइल एलेनिन। आगे बात करनी। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा सा डिफरेंस समझो, थोड़ा सा समझो ध्यान से। ये जो ए ए जी है, ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या, एंटीकोडॉन। क्या है ये, एंटीकोडॉन। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एंटीकोडॉन है तो ये कहां प्रेजेंट होगा, ऑन टीआरएनए। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब आप एंटीकोडॉन को जब भी रीड करोगे तो वो हमेशा ही रीड होता है फ्रॉम 3' टू 5' डायरेक्शन। ठीक है, एंटीकोडॉन हमेशा रीड कैसे होते हैं, फ्रॉम 3' टू 5' डायरेक्शन। अब देखो, ये एंटीकोडॉन हम स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं कि एंटीकोडॉन का काम क्या है कि वो एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो ये यू 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 या यू यू सी, ये दोनों हैं क्या, ये दोनों एक्चुअली में क्या है, कोडॉन। ठीक है, और एंटीकोडॉन का काम क्या है कि वो कोडॉन को ही रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, अब ये कोडॉन कहां प्रेजेंट है, एमआरएनए पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि जब भी हम कोडॉन को रीड करेंगे तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रीड होगा, फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन। आगे बात समझ, इसमें तो नहीं कोई दिक्कत। कोडॉन प्रेजेंट कहां होते हैं, एमआरएनए पे, और उसे हम रीड हमेशा कैसे करते हैं, फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन। एंटीकोडॉन जो ये प्रेजेंट कहां होता है, टीआरएनए पे। याद करो, टीआरएनए का एक एंटीकोडॉन लूप था। ठीक है, और ये जो एंटीकोडॉन हम रीड करते हैं, ये रीड किस डायरेक्शन में करते हैं, फ्रॉम 3' टू 5' डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि ए जी सी। ठीक है, अब ये जो ए जी सी है, ठीक है, ये भी बहुत सारे कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, जैसे कि जी सी यू, ठीक है, जी सी ए। ठीक है, जैसे कि, तो हाँ, हम ये देख रहे थे कि एजीसी एंटीकोडॉन जो है ये तीन टाइप के कोडॉन्स को कोड करता है। ठीक है, कौन कौन सा, जीसीयू, जीसीए एंड जीसीसी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तीनों कोडॉन है ये जनरली किस कौन से अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं? दैट इज एलेनिन। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अब ये जो AGC है ये है ईस्ट tRNA एलेनिन। ठीक है, मतलब कि ईस्ट के tRNA में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, और हम जेनेटिक कोडॉन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक कोडॉन जो है वो कैसा है? यूनिवर्सल है। ठीक है, आगे नंबर समझ। तो अब देखो जनरली क्या है कि ये जो हर पर कोडॉन में ये जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, थर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये क्या कर रहा है? हमेशा वेरी कर रहा है। तो ये जो कोडिंग है, ठीक है, किसी भी एक अमाइनो एसिड की फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ कोडॉन, ठीक है, इसी पर्टिकुलर फीचर को हम जनरली बोलते हैं वोबलिंग। आगे अब बात समझें कि वोबल हाइपोथेसिस एक्चुअली में क्या है। वोबल हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब वोबलिंग, और वोबलिंग का मतलब क्या है? कोडिंग ऑफ अ सिंगल अमाइनो एसिड फ्रॉम मोर देन वन अमाइनो एसिड। ठीक है, जो इनडायरेक्टली रेफर किसको करता है? डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड को। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, मतलब कि जो वोबल बेस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? वही वेरी करेगा हमेशा। आगे की बात समझ। तो ये था वोबल हाइपोथेसिस। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, बात करते हैं थोड़ा mRNA। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा कि mRNA जो है ये जनरली दो टाइप के होते हैं, एक मोनोसिस्ट्रोनिक और दूसरा पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगर फिस्ट्रॉन जो है, अच्छा फिस्ट्रॉन, टर्म फिस्ट्रॉन, फिस्ट्रॉन हम किसे बोल देते हैं? वो यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है, यूनिट ऑफ डीएनए विच हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यूनिट ऑफ डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं फिस्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अब अगर फिस्ट्रॉन जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जस्ट ओनली फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके लिए फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉन। ठीक है, या मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। ये जो है ये मिलता है किसमें? यूकैरियोट्स में। ठीक है, आगे दिमाग से। अब है पॉलीफिस्ट्रॉनिक, पॉली का मतलब मेनी। ठीक है, अब अगर जो फिस्ट्रॉन है वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीफिस्ट्रॉनिक। और पॉलीफिस्ट्रॉनिक जो है ये किसमें मिलेंगे हमें? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो मोनोफिस्ट्रॉनिक से रिलेटेड एक टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है कि जो मोनोफिस्ट्रॉनिक जीन है, ठीक है, जो मोनोफिस्ट्रॉनिक जीन है, इट जीन कंटेन्स इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी में शायद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक लाइन दी हुई है कि मोनोफिस्ट्रॉनिक जीन जो है वो कंटेन करता है इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस को। ठीक है, अब देखो इस टर्म का मतलब क्या है? देखो याद करो जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में देखा था कि जो एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, उसमें दो टाइप के जीन प्रेजेंट, एक फंक्शनल जीन, एक नॉन फंक्शनल जीन, या फिर एक कोडिंग जीन, एक नॉन कोडिंग जीन। ठीक है, और उसे हम क्या बोल रहे थे? स्प्लिट जीन। क्या बोल रहे थे उसे हम? स्प्लिट जीन। ठीक है, तो ये जो स्प्लिट जीन है ये जनरली प्रेजेंट किसमें है? यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये जो मोनोफिस्ट्रॉनिक जीन की बात एनसीईआरटी बोल रहा है दैट इज इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, तो वो इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस जो वो जनरली इस स्प्लिट जीन को रेफर कर रहा है। ठीक है, जो जनरली मिलते किसमें है? यूकैरियोट्स में। आगे बात समझे, तो ये वही बात है।
ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ एमआरएनए। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और यहां पे अपने पास एक नया टॉपिक है, दैट इज सेंट्रल डोगमा। ठीक, अब सेंट्रल डोगमा जो है इसको प्रपोज किया था क्रिक ने। ठीक है, और ये सिंपली कुछ नहीं, ये सेंट्रल डोगमा जो है ये जनरली हमें ये बता रहा है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूलर यूनिट से दूसरे मॉलिक्यूलर यूनिट में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि ठीक है, अच्छा अब क्या था, सेंट्रल डोगमा सिंपली ये बोलता है कि कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो किस तरह से डीएनए से आरएनए में और किस तरह से आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक जनरेशन की बात करें तो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन जो है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, या किसी भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल में किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी हो रहा है फ्रॉम वन मॉलिक्यूलर यूनिट टू अनदर मॉलिक्यूलर यूनिट। ठीक है, तो अब देखो सेंट्रल डोगमा का सिंपल सा मतलब ये है कि डीएनए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ट्रांसफर करता है किसको, आरएनए को। इसको ट्रांसफर करता है आरएनए को। अब यहां पे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो किस फॉर्म में रहा है, इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब कि डीएनए जो है वो चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, अपने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से आरएनए में। ठीक है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यार पूरा ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए में जो इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कहां पे आ गई, आरएनए पे आ गई। ठीक है, अच्छा जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो कि कोई कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होता है जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा किसी भी कैरेक्टर को कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो, अब आरएनए से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन, जिसे हम प्रोटीन बोल रहे हैं, एक्चुअली में है क्या, अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इसे तो हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किस फॉर्म में थे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में। ठीक है, अब प्रोटीन में वो किसको कोड कर रहे थे, अमाइनो एसिड को। ठीक है, अब यही अमाइनो एसिड जो है, इसी अमाइनो एसिड की चेन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन। और जैसे ही प्रोटीन बन जाएगा, ये प्रोटीन क्या होगा, किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, तो यही जो पूरा सीक्वेंस है, इसी पूरे सीक्वेंस को हम जनरली सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें से एक प्रोसेस और है कि डीएनए जो है वो एक डीएनए से दूसरे डीएनए में भी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में करेगा, इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्रिक का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं हम, ओल्ड सेंट्रल डोगमा। ठीक है, अब अगर हम न्यू सेंट्रल डोगमा की बात करें तो न्यू सेंट्रल डोगमा में एक प्रोसेस और चेंज हो जाता है, एक प्रोसेस और ऐड हो जाता है, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। अगर हम नॉर्मल सेंट्रल डोगमा, ओल्ड सेंट्रल डोगमा की बात करें तो ओल्ड सेंट्रल डोगमा क्या कहता था कि डीएनए से आरएनए बनता है या डीएनए से खुद डीएनए बन सकता है। ठीक है, और आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। बट जो न्यू सेंट्रल डोगमा है, ये न्यू सेंट्रल डोगमा कहता है कि आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो न्यू सेंट्रल डोगमा के अकॉर्डिंग ये और कॉन्सेप्ट ऐड हो चुका है ओल्ड सेंट्रल डोगमा में, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आगे बात करने,
तो ये था सेंट्रल डोग्मा। ये फ्लो चार्ट बना लेना, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है।